दो आर्टिकल एक साथ में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल क्या है, बेसिकली एडिटोरियल है। और आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। इसका नाम है गाजा। और गाजा वाले एरिया को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये एरिया अपुन का है। अब से अपुन इसको फिर से रीबिल्ड करेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है उन्हें रोड को इक्वल करने वाला रोड रोलर जो होता है वो चलाएगा। सब कुछ तहस नहस कर देगा। जब बिल्कुल प्लेन ग्राउंड बन जाएगा वहां पर क्रिकेट खेलने लायक, फिर यहाँ पर 1946 से अगर आज तक की हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो इस तरीके से पैलेस्तीन नाम का देश हुआ करता था, हरा भरा। फिर यहाँ पर इसराइल जो था उसका भी पोर्शन था यहाँ पर कुछ कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन जाती है, एक साल में ही ऐसा सिचुएशन चेंज होती है यहाँ पर, जिसके चलते दो आर्टिकल एक साथ में डिस्कस करूंगा। आर्टिकल क्या है, बेसिकली एडिटोरियल है। और आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आप लोग भी पी लेना। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपसे एक शिकायत है। मेल लिखा उस बंदे ने। आई वाज सरप्राइज यार। कह रहा है कि डेली हमारी 20 से 30 सेकंड बर्बाद कर देते हैं आप पानी पीने में। मैंने कहा उत्तरी। मैंने कहा यार। मैं थोड़ी देर के लिए तो हंसा उसको देखकर। फिर मुझे लगा यार मैं मतलब इंसान जो है किस लेवल पर जाकर चीजों को सोचना स्टार्ट करता है। कह रहा है कि डेली 30 सेकंड आप अगर बर्बाद कर रहे हो हमारी, ठीक है, तो पूरे 30 दिन में कितनी सेकंड बर्बाद कर रहे हो और पूरे एक साल में कितनी सेकंड बर्बाद कर रहे हो हमारी, इसका पेमेंट कौन करेगा। ठीक है। और वो जो मैसेज था उसमें कहीं भी फनी वे में नहीं लिख रखा था उसने कि सर मैं तो मजाक कर रहा था। वो पूरा सीरियस था। मैंने कहा इतना ही टाइम का हिसाब होता ना तो भाई साहब अब तक किसी ऐसी पोस्ट पर होते कि देश के प्राइम मिनिस्टर बने मिलते। ठीक है ना। 30 सेकंड का हिसाब। गजब चीज थी। मैंने कहा एक सेकंड तो तुम्हारे पास में है नहीं है वीडियो को फीडबैक देने के लिए। इस तरीके से अगर मैं सेकंड गिनने लगूं एक वीडियो बनाने में, मुझे डेली रेगुलरली नॉर्मली 4 से 5 घंटे लग जाते हैं मिनिमम। 6 भी लगते थे पहले, अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि टीम जुड़ गई है। ठीक है। मगर मैं आप लोगों को एक दिन में 5 घंटे दे रहा हूँ। ठीक है। 30 दिन में कितने घंटे दे रहा हूँ और 365 दिन में कितने घंटे दे रहा हूं उसका हिसाब कोई है। और पिछले 8 साल से दिए जा रहा हूं, कोई हिसाब लगाएगा। ये तो एक वीडियो का है हिसाब। चैनल पर जाकर देखो कितने हजार वीडियो अपलोड हो रखी है, उनका कोई हिसाब है आज तक है? ऐसे हिसाब मांगोगे ना किसी दिन, एक तरीके से माँ बाप के सामने मत बोल देना कि तुम्हारी वजह से मेरा टाइम जो है बर्बाद हो रहा है। उन्होंने हिसाब मांग लिया ना तो जिंदगी में से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर माँ बाप हिसाब मांगने आ गए ना कि उन्होंने तुम्हारे लिए जिंदगी में क्या किया है, कितनी रातें उन्होंने अपनी बेसिकली खराब की है, तो जिंदगी में कभी सर नहीं उठा पाओगे किसी के सामने। तो इसलिए चीजें उतनी ही जरूरी हैं जिंदगी में, चीजें उतनी ही फोकस किया करो जितनी जरूरी हो। बिना सर पैर वाली बातों में टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल तो यहाँ पर अभी पैलेस्तीन के बारे में बात की जा रही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि पैलेस्तीन के अंदर में एक एरिया है जिसका नाम है गाजा। और गाजा वाले एरिया को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये एरिया अपुन का है। अब से अपुन इसको फिर से रीबिल्ड करेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है उन्हें रोड को इक्वल करने वाला रोड रोलर जो होता है वो चलाएगा। सब कुछ तहस नहस कर देगा। जब बिल्कुल प्लेन ग्राउंड बन जाएगा वहां पर क्रिकेट खेलने लायक, फिर उसके ऊपर में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाएंगे। उसके अंदर में बहुत शानदार तरीके से लोगों को जाकर डिप्लॉय करेंगे। और फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करेंगे ताकि यहाँ चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जा सके। तो ये पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करो। आज की डेट में अगर चीजों को समझोगे तो यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साइड से बोल दिया कि वो क्या करने वाले हैं। पर लेकिन इसको लेकर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने किस तरीके से चीजों को देखा है अब मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी बोल दी कि भाई साहब मैं ये करने वाला हूं, पर लेकिन जो रियलिटी में जो होना चाहिए उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला है। रियलिटी में क्या होना चाहिए अब मैं आप लोगों को यहां पर वो बताऊंगा। आप लोगों ने किस किस ने एक थ्योरी सुनी है, जिस थ्योरी का नाम भी आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, टू नेशन की थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग से ही पैलेस्तीन और बेसिकली दोनों को यहां पर इसराइल वाले मुद्दे को ये कहा जाता है कि इनको दोनों को टू नेशन की थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाओ। टू नेशन की थ्योरी का मतलब समझते हो कि भाई साहब दोनों देश जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। ठीक है। यहाँ पर दोनों देश जो हैं वो मिलकर रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग सोचो कि यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इन लोगों को यहां से निकालेंगे जो लगभग 2.3 मिलियन है, यानी कि लगभग 23 लाख के करीब लोग हैं। इनको यहां से निकालकर अलग अलग देश में, जैसे जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, मतलब इनको अलग अलग देश में वहां पर नेबर कंट्री में जाकर इनको जो है रिलोकेट किया जाएगा। मतलब इनको गाजा में से निकालकर दूसरे कंट्री में रिलोकेट करेंगे, नेबरिंग कंट्री में। इसकी क्या गारंटी है कि नेबरिंग कंट्री इनको एक्सेप्ट करेगी? भाई क्यों ही एक्सेप्ट करेगी इनको? तो सबसे मुद्दा तो यही है यहाँ पर। और फिर हम लोग गाजा वाले एरिया को रीडेवलप करेंगे, एक लग्जरी डेस्टिनेशन बनाएंगे यहाँ पर इसको, जो कि पैलेस्तीन से बिल्कुल अलग होगा। यानी कि पैलेस्तीन का ये पोर्शन अब पैलेस्तीन नहीं माना जाएगा, अब वेस्ट बैंक वाला ओनली पैलेस्तीन मांगा जाएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से यहाँ पर चले तो इसको लेकर यहाँ पर मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि आज की डेट में ऑलरेडी, अगर आप लोग पुराने टाइम से उठाकर देखोगे हिस्टोरिकली, यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं ये कोई आज की बात नहीं है, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे 7 लाख के करीब जो पैलेस्टीनियन है यहाँ पर वो डिस्प्लेस हो चुके हैं काफी लंबे समय से, पहले भी कई बार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां झेली हैं। पहला इन्होंने यहाँ पर लड़ाई झेली 1948 में, जिसमें 7 लाख के करीब पैलेस्टीनियन जो है वो डिस्प्लेस हुए। फिर 6 डे वॉर चली। 6 डे वॉर सारी अरब कंट्री जो है वो पहले इसके इजराइल के सर पर चढ़ गई थी 1967 में। इजराइल ने 5-7 दिन के अंदर में सबको ठिकाने लगा दिया। 6 डे वॉर बोला जाता है क्योंकि 6 दिन में उसने सबको ठिकाने लगा दिया। इनको समझ में आ गया कि भाई इसके साथ में लड़ना ठीक नहीं रहेगा, और तो और गोलन हाइट भी अपने कंट्रोल में ले ली यहाँ पर, ठीक है। और इसराइल तब से लेकर आज तक का कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ये कहता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना गाजा वाला, ये गाजा वाला और यहाँ पर पैलेस्तीन, ये खासकर वेस्ट बैंक वाला, अगर इन रीजन के बारे में बात करें, इनमें जो भी लोग रहते हैं उनके एंसेस्ट्रल होम है यहाँ पर, ये कहते हैं पैलेस्तीन वाले, और ये इनको एक्सेप्ट करने से मना करता है कि तुम्हारा राइट नहीं है यहाँ पर, पैलेस्तीन के लोगों का राइट जो है वो रिजेक्ट करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आज तक अगर आप लोग चीजों को उठाकर देखोगे तो लाखों लोग जो है अपना एरिया छोड़कर इधर उधर जाते हैं, मैक्सिमम इधर उधर रहते हैं, रिफ्यूजी के तौर पर अपनी जिंदगी जो है वो कैसे तैसे बिताते हैं। तो बहुत बुरी समस्या फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि ये कोई आज की डेट नहीं है। यहाँ पर 1946 से अगर आज तक की हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो इस तरीके से पैलेस्तीन नाम का देश हुआ करता था, हरा भरा। फिर यहाँ पर इसराइल जो था उसका भी पोर्शन था यहाँ पर कुछ कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन जाती है, एक साल में ही ऐसा सिचुएशन चेंज होती है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये देश जो है ये डिवाइड हो जाता है। पहले दोनों की सीमा मिला करती थी, ये गाजा स्ट्रिप ऐसे हुआ करता था, आज की डेट में ये गाजा स्ट्रिप ऐसे हो गया है और ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया है। तो हर जगह इसराइल का कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रीडेवलप करना चाहते हैं और इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो इस पोर्शन को अगर तुम अपने कंट्रोल में लोगे तो फिर यहां पर ये समझो कि इस पोर्शन की बात होनी अब बंद हो जाएगी। अब अगर पैलेस्तीन और इसराइल के बारे में कोई बात करेगा तो वो बस ओनली वेस्ट बैंक और इस रीजन के बारे में बात करेगा। तो राइटर जो है इस चीज को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीका है, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर चीजों को आप लोग समझोगे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को लेकर चलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में आप लोग टू नेशन थ्योरी जो है उसको आप लोग सही डायरेक्शन में लेके नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, ग्लोबल लीडर हो यार तुम, और तुम लड़ाई चल रही है उन दोनों की, उनकी लड़ाई का सोल्यूशन निकाल के तुम ये बोलते कि दोनों को कैसे मिलजुल के रहना है, तो तुम उसको करने के बजाय तुम पूरा ही खत्म कर दे रहे हो यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर से यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, फिर से लड़ाई होगी और फिर से यहाँ पर खून खराबा होगा। तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन उन्होंने ये बताया कि अगर गरीबी हटानी हो तो गरीबों को ही हटा दो। यानी गाना है, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बैठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो आज की डेट में इन लोगों का फंडामेंटल राइट है अपने घर पर रहना। डोनाल्ड ट्रंप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनसे उनका घर छीन रहे हैं, उनसे उनका अस्तित्व छीन रहे हैं। वो नहीं है वो दीपिका पादुकोण और ये क्या नाम है, जो प्रियंका चोपड़ा की मूवी है उसमें रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर नहीं रणबीर सिंह। तो उसमें ये मतलब एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग है कि तुम हमसे हमारी जान मांग लेते तो हम खुशी खुशी दे देते, पर तुमने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो यहाँ पर तुमने तो इनसे इनका गुरूर छीन लिया भाई साहब, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी सारी चीजें छीन ली तुमने, और यहाँ पर उनको कहीं और आप लोग ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लाकर दे रहे हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं है यहाँ पर। तो ये सही तरीका नहीं है इस तरीके के सॉल्यूशन ये बेसिकली एक तरीके से बताने का। तो टू नेशन की थ्योरी के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये नॉर्मली दी जाती है। इवन इंडिया और पाकिस्तान के टाइम पर भी बोला गया था कि टू नेशन की थ्योरी इंप्लीमेंट करते हैं,
उस टाइम पर बोला गया था कि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान जो है मुस्लिम के लिए होगा, पर लेकिन वो भी कहीं यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया। जिन्ना साहब की तमन्ना पूरी हो गई एक मुखिया बनने की, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी आप लोग कुछ बातें और बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये तो हो गए यहाँ पर इसके बारे में। अभी मैंने कल भी ये लास्ट भी बताया था कि फायदा दुनिया को क्या हो सकता है कि भाई ये जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई जो है यहाँ से शांत हो जाएगी, और जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था वो यहाँ पर सिस्टमेटिकली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इससे भारत का जो कनेक्शन है वो यूरोप के साथ में हो जाएगा रेल और रोडवेज के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर इसका बोल सकते हो, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आई मैक है इसका नाम। ये इंडिया को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप के साथ में कनेक्ट करता है, इसलिए नाम भी धर दिया इंडिया। इंडिया से चलो फिर मिडिल ईस्ट पहुंच गए और फिर यूरोप पहुंच गए। तो उसका एक गलियारा बना रहे हैं। कैसे कैसे गलियारा बना रहे हैं? इसमें रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें वाटरवेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहां से यहाँ पानी के जहाज में जाएंगे, यहां से फिर यहाँ पर आप लोगों की ट्रेन देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ से यहाँ फिर पानी के जहाज के द्वारा। तो इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप लोग को ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक सा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया 2 बार ये। देखता हूँ किस किस को याद है। यहाँ पर मैप दिखाकर पूछता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 क्रॉसिंग के नाम बताए थे, एक क्रॉसिंग तो इस साइड में है, उस क्रॉसिंग का नाम बताना है, और एक क्रॉसिंग इस साइड में है, यानी कि इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्रॉसिंग, और पैलेस्तीन और यहाँ पर ये वाली कंट्री कौन सी है ये तो पता ही होगा ना, इजिप्ट के बीच में क्रॉसिंग। तो इन दोनों क्रॉसिंग का नाम आप लोग बताइए, इससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को वो मैप बेस्ड लोकेशन भी याद है कि नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक तो मुद्दा ये हो गया, अब दूसरा मुद्दा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही मुखिया बने, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया बहुत तगड़े वाला। और वो मुद्दा उन्होंने किसके रेस्पेक्ट में उठाया? वो मुद्दा उन्होंने उठाया चाइना के रेस्पेक्ट में। कैसे? कि भाई साहब कोविड-19 के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि दुनिया के हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई ओनली एक देश की गलती की वजह से, और उस देश ने कोविड-19 जो बीमारी थी उसके बारे में दुनिया को बताया नहीं। तो इसके चलते ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये बताए, और पहले किसको बताएगा? ये बताएगा डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो डब्ल्यूएचओ को ये बताएगा और डब्ल्यूएचओ इस चीज को दुनिया को बताएगा कि भाई साहब ऐसी समस्या है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर? यूएसए ने बोला कि मेरे देश के जो भी नागरिक मारे गए हैं वो चाइना और डब्ल्यूएचओ की गलती से मारे गए हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने अपना काम नहीं किया और चाइना ने तो बदतमीजी जो है वो पूरी की है। तो चाइना को तो मैं डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता इस मुद्दे पर डब्ल्यूएचओ को जरूर जो है मैं एक तरीके से हिला के रख दूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने बोला कि मैं जो भी फॉरेन असिस्टेंट देता हूं आज की डेट में डब्ल्यूएचओ को मैक्सिमम फंडिंग जो जाती है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जाती है। मैं वो सारी की सारी फंडिंग जो है वो बैन कर रहा हूं डब्ल्यूएचओ के लिए। ये काम इसने इंसान ने जब ये 2016 से लेके 2020 तक जब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, ये इन्होंने उसी टाइम पर ऑर्डर दे दिया था। वो तो नहीं किस्मत ठीक थी डब्ल्यूएचओ की कि वैसा भी इंसान हट गया था कुर्सी से, पर लेकिन फिर से ये कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो आते ही इन्होंने जो रही सही कसर है वो पूरी कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसके चलते मुद्दा यहाँ पर यह कि भाई साहब अगर यहाँ पर डब्ल्यूएचओ को पैसा नहीं मिलता है तो क्या डब्ल्यूएचओ जो इतने प्रोग्राम चलाता है वो ठीक से चला पाएगा यहाँ पर? क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर जो यूएसए का एड रहता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो एक तो डब्ल्यूएचओ को लेकर बात की जा रही है, तो ये तो एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं आर्टिकल डब्ल्यूएचओ के बारे में है, तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर तो इसका प्रॉब्लम इसका मुद्दा पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक और सरफिरा इंसान आ गया जिसका नाम है इलोन मस्क। अब इलोन मस्क क्या कह रहे हैं? वैसे बिजनेसमैन आदमी है तो बिजनेस के तरीके से सोचेगा। इलोन मस्क ये कह रहा है कि हम लोग बहुत सारा पैसा जो है वो दुनिया में बांटते हैं, जिसको हम लोग यूएस एड बोलते हैं, मतलब हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई सपोर्ट दुनिया भर में बांटते हैं। यहाँ पर जहां जहां एक तरीके से इनको अपना दबदबा बनाना होता है तो हाँ वहां ये बांटते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हवा हवा में बांटते हैं, इसके लिए बकायदा कानून है इनके देश में। 1961 में ये कानून लेकर आए थे जिसमें इन्होंने फॉरेन असिस्टेंट एक्ट का नाम दिया था कि हम लोग यहाँ पर दूसरे देशों में डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमैनिटेरियन यानी कि एक तरीके से मानवता को मेंटेन रखने के लिए कहीं कोई दिक्कत आ गई तो सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रोवाइड कराएंगे। ये समझिए कि 2024 में भी यूएसए ने यहाँ पर टोटल मिलाकर 44.2 बिलियन ये पैसे दुनिया में बांटे हैं, जो कि टोटल बजट का 0.4% है इनके, जो यहाँ पर इनके द्वारा दुनिया में बांटा गया है 44 बिलियन।
जब पाकिस्तान और जब श्रीलंका जब रो रहे थे ना, उनका इकोनॉमी डाउन हो रही थी, भाई साहब वो कह रहे थे कोई हमें 1-2 बिलियन दे दे तो हमारी चीजें संभल जाएं। समझ के देखो, पाकिस्तान भी कटोरा लेके घूम रहा था कि मुझे कोई दे दे 2-4 बिलियन तो मेरी जिंदगी संवर जाए। यहाँ पर 44 बिलियन ये इंसान बांट देता है यूएस से दुनिया में। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जिसमें से जो यूएस से बांटता है 44 बिलियन, इसमें से भाई साहब टोटल मिलाकर 42% जो है वो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंट के तौर पर जाता है। कहीं बाढ़ आ गई, कोई दिक्कत हो गई, दुनियादारी चलती रहती है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। तो यानी कि इतना पैसा जो है ये यहाँ पर जाता है। इसमें से आप लोग को कई सारा पैसा जो है वो हेल्थ के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए, यानी कि बीमारी से लड़ने के लिए, इसी के साथ में गाजा वाले एरिया में भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए जाता है। साथ ही साथ में अलग अलग देश में ये एजुकेशन को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या हमारे देश पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? अब अपने देश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के अंदर भी इसका काफी बड़ा सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये आज से नहीं है, 1960 से है। हमारे देश के अंदर में एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन को लेकर इनके द्वारा पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे देश के अंदर में एचआईवी और टीबी से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें ये प्रोवाइड कराते हैं। हेल्थ जो खासकर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें यूएसए के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि इंडिया डायरेक्टली, अगर लेटेस्ट ईयर की भी अगर आप लोग बात करते हैं 2024 में, अभी तो लेटेस्ट 2024 ही चल रहा है ना, क्या बात कर रहा हूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेट तो कर लिया। मैं गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी आप लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, तो फरवरी मार्च 2 महीने पूरे बचे पड़े हैं। तो याद रखना, यहाँ पर अब तक हमारे देश के अंदर में $150 मिलियन ऑलरेडी हमको ये प्रोवाइड करा चुके हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं, जहां जहां पर वॉर रहती है, खासकर अगर बात करूं मैं आप लोगों से, जैसे गाजा के अंदर में, ठीक है, यमन के अंदर में जब यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अटैक किया था, सब सहारन अफ्रीका यानी कि इस रीजन के अंदर में ये काफी लार्ज स्केल पर पहले भी पैसा प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि अगर ये दुनिया में पैसा देना बंद कर देंगे तो इससे बहुत ही बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट होगा। अब राइटर उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक साइड में तो तुम चाइना को और जो है रसिया को डील करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा काम जो है वो वही होगा, जैसे मन्नू शर्मा मूवी वाला डायलॉग है कि कह रहा है कि उसने डॉक्टर ने छोड़ा तो हमने लपक लिया, और हम छोड़े तो तुम लपक लेना, हम है कंधा। तो जब तुम छोड़ोगे इसको यहाँ पर डब्ल्यूएचओ को या फिर वैक्यूम छोड़ोगे, तो तुरंत चाइना लपक लेगा उसको, रसिया लपक लेगा उसको, और चाइना और रसिया अगर उसको लपकेगा तो भाई फिर ये अपने हिसाब से दुनिया को रूल करेंगे। तो वैसे तो तुम चाह रहे हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, तुमने वैक्यूम छोड़ा ईरान के लिए, ईरान को चाइना ने लपक लिया भाई साहब, आज की डेट में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मिला लिया यहाँ पर। समझो आप लोग यहाँ पर, यानी कि जिस देश के साथ में तुम बदतमीजी काट रहे हो उसी को ये लपक ले रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान को छोड़ा, उसको चाइना ने लपक लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो अभी यहाँ पर, तो जिस जिस देश के साथ में तुम एक तरीके से वैक्यूम छोड़ रहे हो तुम यहाँ पर, तो तुरंत चाइना अपनी एंट्री वहां पर मार रहा है, और चाइना तुमसे डर नहीं रहा है, आंखों से आंखें मिलाकर तुमसे बातें कर रहा है आज की डेट में। तो इसलिए अगर तुम कहीं भी वैक्यूम छोड़ोगे तो भाई साहब तुरंत चाइना और रसिया उसको फिल करेंगे, और चाहे वो डब्ल्यूएचओ की बात हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराने की बात हो, तो तुम्हारी जो समझदारी है उसी में तुम एक तरीके से परेशान होकर बैठोगे, बाद में फ्रस्ट्रेट होकर बैठोगे। तो इसलिए ये वैक्यूम छोड़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम चाह रहे हो कि डॉलर इस्तेमाल करते रहे, भाई साहब चाइना की करेंसी जो है तुमने सर पर लाकर रख ली, एक टाइम पर चाइना का कोई अस्तित्व तो नहीं था, ठीक है। आज के में चाइना की करेंसी जो है वो एक हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आती है, जस्ट तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम दुनिया भर में सैंक्शन लगाते घूमते हो भाई साहब। तो ये जो सैंक्शन सैंक्शन तुम खेलते हो ना, इसकी वजह से तुम दुनिया में कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, और उस वैक्यूम को वो देश भरेंगे जिनको तुम संभाल नहीं पाओगे। फिर तुम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल रहे हो, तुम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, तो कर लो भाई साहब जो तुमको करना है, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। तो राइटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाह रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप तक ये आर्टिकल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा भाई साहब वो अलग बात है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दिए, ठीक है।